Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics Classes. इससे पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यंग का प्रयोग बताया था। यंग के प्रयोग से हम लोग फ्रिंज चौड़ाई की गणना हेतु सूत्र की स्थापना हम लोगों ने की थी और उस पर आधारित कुछ एक सवाल किए थे। फ्रिंज चौड़ाई का जो सूत्र हमारा आया था वो आया था बीटा बराबर डी लैम्डा अपॉन 2d। क्लियर है? यहाँ तक सारी बात हम लोगों को समझ में आती है। इसके बाद हमारे को कुछ एक नोट दिए गए थे, तो उन नोटों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं। करें शुरुआत, बढ़े आगे। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। अगला नोट हमको जो दिया है कि जैसे हमने यंग का प्रयोग कल जब पढ़ा था, मैं काफी सारी चीजें इकट्ठी बता देता हूँ, फिर एक बार में पढ़ लेते हैं। कल जब बेटा अपन ने यंग का प्रयोग पढ़ा था तो ऐसे स्लिट बनाई थी। यहाँ पर प्रकाश का एक स्रोत रखा था, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत कर रहा हूं। दो स्लिटें थी यहाँ पर S1 और यहाँ पर पर्दा लगा हुआ था। यहाँ से तरंगे आ रही थी और ऐसे व्यतिकरण की घटना एक ही जगह हो रही थी या जगह जगह हो रही थी? हाँ, जगह जगह हो रही थी। क्लियर? अब उसके प्रश्न कुछ इस प्रकार हैं, जो नोट में काफी सारे प्रश्न दिए हैं। मैं इकट्ठे एक ही शॉट में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जगह जगह जो व्यतिकरण हो रहा था बेटा, तो वहां पर हमें क्या मिल रहा था? कभी दीप्त फ्रिंज, कभी अदीप्त फ्रिंज, ऐसे तो मिल नहीं थी अपने को। मिल नहीं थी कि नहीं मिल रही थी? मिल रही। अब अगर वो ये कहता है, क्लियर, इकट्ठा एक ही बार में बोल रहा हूँ, सारे निबट जाएंगे। अगर मान के चलिए उस प्रश्न में आपने आपसे कह दिया कि भैया, क्या कहेगा भैया कि पहले आप बताओ तो मैं नीलो चश्मा पहना दूं तो नीलो ही नीलो दिखेगा नहीं दिखेगा ना। लाल चश्मा पहनाए दूं लाल लाल दिखे। शाबाश, बच्चा तो अच्छे। बुनियो कह रहे है कि ये जो स्लिटें हैं ना, अगर मैं इसे एक नीले सेलोफेन कागज से ढक दूं और इसे एक पीले सेलोफेन कागज से ढक दूं, यानी कि दो अलग अलग सेलोफेन कागजों से ढक दूं। अब साला आफत ये कि मैं जो सेलोफेन कागज ही ना समझे। सेलोफेन कागज का मतलब एक ऐसा कागज, जैसे नीले रंग का कागज है तो उससे आप देखोगे तो आपको नीला दिखाई देगा। समझ गए? पारदर्शी टाइप का कागज होता है। जैसे चश्मा है, लाल चश्मा है तो लाल लाल दिखत है, तो वो क्या है? पारदर्शी है, उसके आर पार देखा जा सकता है। इसी तरीके से वो चश्मे की जगह सेलोफेन कागज। समझ गए मेरी बात को? क्लियर? तो वो जो कहते हो कि अगर चाहे नीले सेलोफेन कागज से ढक दूं जा स्लिटें, और चाहे पीले सेलोफेन कागज से ढक दूं, यानी दो अलग अलग रंग के सेलोफेन कागज से ढक दूं, तो इस इधर से प्रकाश आया, इधर से प्रकाश आया। क्लियर? तो यहाँ पर जो प्रकाश गुजरेगा वो एक ही रंग का प्रकाश गुजरेगा या अलग अलग रंगों का प्रकाश गुजरेगा? और अगर अलग अलग रंगों का प्रकाश गुजरेगा तो व्यतिकरण की घटना होगी या नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? हाँ, क्योंकि फिर वो समान आवृत्ति की रही नहीं है। अलग अलग रंग की है तो आवृत्ति समान नहीं भाई, आवृत्ति समान नहीं भाई, तो काय को व्यतिकरण की घटना होगी? नहीं है बात समझ गए? क्लियर है? यानी अगर उसने बोला यंग के प्रयोग में एक स्लिट को नीले सेलोफेन कागज से ढक दो, दूसरे स्लिट को लाल सेलोफेन कागज से ढक दो, कुछ भी बोलते, कोई भी दो अलग अलग कलर दे दे, तो ऐसी स्थिति में हमें व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में दोनों तरंगें जो होगी वो अलग अलग आवृत्ति की होगी। वो अलग अलग आवृत्ति की होगी तो व्यतिकरण की घटना नहीं होगी, क्योंकि व्यतिकरण की घटना के लिए जरूरी है कि जब दो लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति, ये दो कंडीशन बहुत जरूरी है। आयाम लगभग समान नहीं, लगभग समान। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े बड़े अंतर हो उनमें। आयाम लगभग समान और आवृत्तियां समान, ऐसा होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज व्यतिकरण की घटना नहीं होगी। तो समझ गए? एक स्लिट को नीले थे और एक को पीले थे, अगर मैंने ढक दो तो व्यतिकरण की घटना क्यों नहीं होगी? आवृत्ति अलग अलग हो गई, आवृत्ति अलग अलग हुई तो समझ गए? क्योंकि रंग अलग अलग है। आगे बढ़ते हैं। अगर माने जो कह दी कि भैया कि यंग के प्रयोग में एक स्लिट तो बढ़िया है, दूसरी जो स्लिट है उसको मैंने एक सेलोफेन कागज से ढक दिया, मैंने एक सेलोफेन कागज से ढक दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा?
तो भैया आप एक बात बताओ, जैसे मान के चलो मेरे ऊपर कोई लाइट गिर रही है, मेरी आंखों पे चौंधा पड़ रहा है, कहा पड़ रहा है चौंधा, क्लियर। अब चौंधा जरूरत से ज्यादा पड़ रहा हो तो मैंने एक पारदर्शी कागज लगा दिया, तो आप बताओ मुझे पारदर्शी कागज लगा दिया, अब मुझे प्रकाश की तीव्रता उतनी महसूस होगी जितनी पहले हो रही थी, कम होगी, यानी तीव्रता में अंतर आ जाएगा। और मैंने सुना है तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तीव्रता में अंतर आएगा तो इसका मतलब आयाम में भी अंतर आ जाएगा। तो सुनो, समझ में आया ना जो बोला। तो वो ये कहता है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में अगर एक स्लिट तो सामान्य है, लेकिन एक स्लिट को मैंने सेलोफेन कागज से ढक दिया। अब सेलोफेन कागज से जब ढक दूंगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहां से जो तरंगे निकलेंगी उनके आयामों में आयाम फिर लगभग समान नहीं रहेंगे, आयामों में अंतर ज्यादा हो जाएगा, आयामों में अंतर ज्यादा हो जाएगा। इसकी वजह से क्या परिणाम होंगे, तो इसकी वजह से परिणाम ये होंगे, आयामों में अंतर जब ज्यादा हो जाएगा तो जो दीप्त प्रिंजें हैं वो कम दीप्त रह जाएंगी और अदीप्त प्रिंजें जो है वो कम अदीप्त रह जाएंगी। नहीं यही बात समझ में क्लियर, समझ में आ रही है बात। दीप्त प्रिंजों पर प्रकाश की तीव्रता कम हो जाएगी, दीप्त जितनी चमक मार रही थी पहले उतनी चमक नहीं मारेगी। नहीं यही बात समझ क्लियर। दीप्त फ्रिंज कम दीप्त हो जाएंगी, अदीप्त फ्रिंज कम अदीप्त हो जाएंगी। नहीं यही मेरी बात समझ, सीन क्लियर है, भाषा समझ में आ रही है। ऐसा कब होगा, एक स्लिट सामान्य और एक स्लिट को सेलोपेन कागज से ढक दिया और दो स्लिटर ने अलग अलग रंग के कागज से ढक दो तो व्यतिकरण नहीं होगा। जो बात बोल रहा हूं समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद तीसरा क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि दो स्लिटें हैं, दोनों स्लिटों में से किसी एक स्लिट को बंद ही कर दूं, रट्टा ही खत्म, एक स्लिट को बंद कर दूं तो ऐसी स्थिति में क्या होगा पूछ लेता है। तो ऐसी स्थिति भी आपने पढ़ी नहीं है, आगे आएगी, आज ही आ जाएगी आपके सामने। ऐसी स्थिति में क्या होगा, केवल एक ही स्लिट रह जाएगी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर विवर्तन की घटना होती है। क्या होती है, अब ये विवर्तन की घटना क्या होती है आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा कि विवर्तन की घटना क्या होती है। फिलहाल कहानी समझ में आ रही है कि अगर दोनों स्लिटों में से एक स्लिट को बंद ही कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में विवर्तन की घटना होती है। और आप इतना समझ लो, व्यतिकरण और विवर्तन दोनों एक दूसरे के उल्टे होती है। अब आप समझना, अब एक ही स्लिट रह जाएगी तो कौन सी घटना होगी, विवर्तन की घटना। हमने तो व्यतिकरण पढ़ा है, हमें मालूम है व्यतिकरण में सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं। अब यहाँ विवर्तन होगा तो यहाँ पे सभी फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होगी, है ना। वहां पर सभी दीप्त फ्रिंजों पे प्रकाश की तीव्रता अधिक तो होती थी लेकिन समान होती थी, हर दीप्त फ्रिंज में समान, हर दीप्त पे समान, सही बोल रहा। लेकिन यहाँ पर हर दीप्त फ्रिंजों पे प्रकाश की तीव्रता अलग अलग होती है। नहीं ये बात समझ, धीरे धीरे करके वो कम होती जाती है। लेकिन यहाँ पर व्यतिकरण में क्या था, सब जगह समान था। नहीं यही बात समझ, आपको मैंने जो बातें बोली समझ में आई। मैं एक बार फटाफट फिर से बोल रहा हूँ, अगर एक स्लिट को नीले से दूसरे को पीले से तो व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। अगर एक स्लिट सामान्य एक स्लिट को सेलोफेन कागज से ढक दूं तो दीप्त फ्रिंजें कम दीप्त रह जाएंगी, अदीप्त फ्रिंजें कम अदीप्त रह जाएंगी। नहीं है मेरी बात समझ, बात समझ में आ रही है। और अगर एक स्लिट ये बंद करता हूं तो व्यतिकरण नहीं होगा, केवल विवर्तन की घटना होगी। नहीं यही बात है। और विवर्तन की घटना होगी तो ऐसी स्थिति में दीप्त फ्रिंजों पर प्रकाश की तीव्रता कम होती रहेगी। क्लियर, दीप्त फ्रिंजों पर प्रकाश की तीव्रता कम होती रहेगी। क्लियर, समझ में आ रही है बात। पढ़ लो आप, सारे नोट समझ जाओ। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, व्यतिकरण की घटना के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2-3 नंबरों के लिए अच्छा क्वेश्चन है। पहले सुन लो, व्यतिकरण की परिभाषा बताओ। अभी मैंने याद करवाई थी आपको, क्या परिभाषा है। यानी आपने ये पढ़ा, समझ लो, मैं समझ लो, आपने ये पढ़ा था, जब दो लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति की तरंगें जो कि एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही हैं और एक ही दिशा में गमन कर रही हैं, एक दूसरे पर अध्यारोपित की जाती हैं, तो कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। समझ गए थे? तो बस यही मैं तो पूरा उत्तर नहीं कर। जब दो लगभग समान आयाम, तो व्यतिकरण की घटना के लिए पहली शर्त दोनों तरंगों के आयाम लगभग समान होने चाहिए। ठीक है, समान आवृत्ति। दूसरा पॉइंट, दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान होनी चाहिए।
दोनों तरंगन की आवृत्ति समान होगी कब? जब प्रकाश स्रोत एक वर्णीय हो, यानी प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। 3 पॉइंट है, दोनों तरंगे एक ही दिशा में जानी चाहिए, या दोनों तरंगों के विस्थापन एक ही सरल रेखा में होने चाहिए। नहीं, यही बात समझ में आ रही है बात। और एक पॉइंट और है, प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होना चाहिए। क्लियर? व्यतिकरण की घटना के लिए ये जरूरी शर्त है कि प्रकाश स्रोत कला संबद्ध स्रोत होने चाहिए। अब साला आपत्ति है कि हम कला संबद्ध स्रोत नहीं जानते, हम कला संबद्ध स्रोत नहीं जानते। सही बोलना? बाकी के सारे पॉइंट समझ गए आप लोग? क्लियर? दोनों तरंगों का विस्थापन एक ही सरल रेखा में होने चाहिए, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। बोलो भैया, आवृत्तियां समान होनी चाहिए, प्रकाश स्रोत एक वर्णीय होना चाहिए। तो किसी पट्टे ने अगर मुझसे, अच्छा प्रकाश स्रोत कला संबंध होने चाहिए। क्लियर? कला संबंध में अभी बता रहा हूँ, बाकी के सारे पॉइंट समझ गए? तो किसी ने पूछ लिया व्यतिकरण की घटना के लिए आवश्यक शर्तें बताइए, तो मैं समझ गया हूँ, एक पॉइंट छोड़ के बाकी के सब तो फटाफट पढ़ लो, फिर आगे बढ़ूंगा। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं? क्या सुनो लल्ला, कला संबंध स्रोत से मैं क्या समझता हूं? मैंने, तुम जैसे मान के चलो क्लास में 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, जो भी मान लो 50 लोग बैठे हैं, 50 उनके हाथ में एक एक बंदूक दे दी। क्लियर? नहीं दे दे एक दूसरे में। क्लियर? नहीं, मैंने 50 लोगों के हाथों में बंदूक दे दी, ऑनलाइन वालों तुम्हारे हाथों में भी बंदूक दे दी। ठीक है? क्लियर? और बंदूक देने के बाद मैंने जो कही कि भैया बंदूक की नली हवा में कर लो, कोके लगा नहीं जाए। क्लियर? और फिर मैंने तुमसे जो कही कि लल्ला जैसे ही मैं कहूं फायर कर दी, समझ गए ना? क्लियर? ऐसे मैंने बोला, सलामी जिस टाइप से होती है, समझ गया ना? तो जैसे ही मैंने बोली फायर, तो केवल धमाका एक ही होगा, सिगन की आवाज एक संग सुनाई देगी, मुझे नहीं दे पाएगी। जैसे ही मैंने फायर बोला, चाहे भले ही नेका देते काम जल्दी हो जाओ, लेकिन एक ही मूवमेंट पे एक साथ सबके फायर हो जाएंगे क्या? चाहे भले ही चुनचुनिया सो फर्क आ जाए, फर्क तो हाँ, ऐसा ना हो कि मैंने कहीं फायर तो दूसरा आधा घंटा बाद बजाओ, ऐसा नहीं होता, पर फर्क तो आ जाता है ना? उनसे निकलने वाली गोलियों का कलांतर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। नहीं है बात? समझ क्लियर है? समझ में आई बात? कला संबद्ध स्रोत ऐसे दो समान आवृत्ति के स्रोत होते हैं जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है। प्रकाश के ऐसे दो स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। जैसे दो बंदूकें, मैंने दो लोगों के हाथ में बंदूक दे दी, मैंने कही थी फायर, एक संग फायर करो, कर पाएंगे? चाहे भले ही नेकार आ जाए, पर आ जाओ। तो इसका मतलब क्या वो कला संबद्ध स्रोत हुए? नहीं हुए। कला संबद्ध स्रोत का वो होते जब एक ही मूवमेंट पे एक संग हो, तो यानी समझ गए ना? तो किसी ने पूछा कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? तो ऐसे दो समान आवृत्ति के स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। क्लियर? क्या प्रकाश के दो अलग अलग स्रोत कभी कला संबद्ध स्रोत हो सकते हैं? 7 जन्म में नहीं हो सकते, उनके बीच कलांतर थोड़ा बहुत भी होगा, लेकिन बदल जाएगा। इसीलिए हमने एक ही प्रकाश स्रोत में से दो टूटते, क्योंकि दो अलग अलग प्रकाश स्रोत तो कला संबद्ध हो नहीं सकते, और मुझे कला संबद्ध स्रोत चाहिए। मैं चाहता हूं कि जिस मूवमेंट में यहां से किरण निकले उसी मूवमेंट में यहां से निकले, तो दो अलग अलग स्रोत लगाता है यहाँ पे, तो उनमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता। जय मारे मैंने एक ही में से दो टूटते, यंग के प्रयोग नहीं है। मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? बात समझ में आई? नहीं तो कायदे से जागी का जरूरत है, एक स्रोत यहां दे देते, एक स्रोत यहां दे देते और कटवा देते, ऐसे नहीं है। मेरी बात समझ में? तो मैंने एक में तो दो क्यों टोरे? समझ में आई बात? क्लियर? तो प्रकाश कला संबद्ध स्रोत क्या हो गए? समझ में आई? ऐसे दो समान आवृत्ति के स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ नहीं बदलता है, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। नहीं है बात समझे? कोई पूछे, ओटी वगैरह पूछे, क्या प्रकाश के दो अलग अलग स्रोत कला संबद्ध स्रोत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। समझ में आई बात? क्लियर है? तो कला संबद्ध स्रोत भी पढ़ लो, और बाकी बात जो नोटो लिखो होगा जब पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक और नोट दिया है, ये मैंने यंग का प्रयोग किया है। यहाँ पे प्रकाश का स्रोत रखा हुआ है,
कैसा है? एक वर्णीय। एक वर्णीय प्रकाश स्रोत का मतलब एक रंग का प्रकाश। सामान्यतः प्रयोगशाला में जब भी हम प्रयोग करते हैं और हर वो प्रयोग जहां पर हमें एक वर्णीय प्रकाश की जरूरत होती है वहां पर हम लोग सोडियम प्रकाश का यूज करते हैं, क्योंकि सोडियम प्रकाश से जो तरंगें निकलती हैं उनकी तरंग लंबाई 5890 एंगस्ट्रॉम से 5896 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। तो 5890 से 5896 तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, तो इसको हम लोग लगभग एक वर्णीय प्रकाश स्रोत मान सकते हैं। समझ में आ रही बात? वो कोई अगर आपसे पूछे बाई चांस कि प्रयोगशाला में एक वर्णीय प्रकाश स्रोत के रूप में हम लोग कौन से प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, तो बोलना पड़ेगा आपको सोडियम प्रकाश का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 5890 एंगस्ट्रॉम से 5896 एंगस्ट्रॉम के बीच की होती है। और इससे निकलने वाला प्रकाश आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीला प्रकाश होता है। पीला, शायद नहीं लिखा हो तो लिख लेना, इससे निकलने वाला प्रकाश पीला प्रकाश होता है। क्लियर है? इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, विवर्तन से आप क्या समझते हैं? कौन से बर्तन से आप क्या समझते हैं? विवर्तन से आप क्या समझते हैं? आपने ध्रुवण पढ़ा, आपने व्यतिकरण पढ़ा, अब बात आ रही है विवर्तन की। ठीक है, विवर्तन शुरू हो रहा है, शुरू का खत्म हो रहा है। विवर्तन से आप क्या समझते हैं? सुनिएगा भैया, विवर्तन से हम क्या समझते हैं, गौर से देखिएगा। दिस इज योर कमरा। क्या है ये? दिस इज दो कमरा। क्लियर? इस कमरा में लट्टू मिला कर रहा हूं, इस कमरे में भक्त अंधेर हो। क्लियर? जहां मैं ठाड़ो कर दो तुम्हें डरे रहो। क्लियर? और यहां पर है स्लिट, एक बहुत बारीक छिद्र। हमें मालूम है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ध्यान रखना, बीच में ये है जहां भक्त अंधेरो है, जहां लाइट जल रही है। तो लट्टू जब जले वो मिल के वो प्रकाश अगर सीधी रेखा में चलता है तो जाहिर सी बात है प्रकाश यहां नजर आना चाहिए, सीधी रेखा। सही बोल रहा? लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। वास्तव में हमें यहाँ कोई प्रकाश नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पर जो बंदा खड़ा है उससे बस इतनी अनुभूति होती है कि बगल में कछु बर रहा है, मतलब जल रहा है। समझ गए? लाइट जल रही है, हल्के से प्रकाश की अनुभूति होती है। यानी मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रकाश जब बहुत बारीक छिद्र से होकर गुजरता है तो ऐसी स्थिति में किनारों पर थोड़ा सा मुड़ जाता है। तो इस प्रकार किनारों पर प्रकाश के मुड़ने को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्लियर? या फिर जरूरी नहीं स्लिटों पर ही, तेज धार वाले किनारे जो होती हैं, तेज धार वाले किनारों पर भी जब प्रकाश मुड़ता है तो वो विवर्तन कहलाता है। क्लियर? स्लिटों पर या तेज धार वाले किनारों पर प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अब जैसे इस स्लिट में से प्रकाश गुजर रहा है, मुड़ रहा है, तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का विवर्तन बोल रहे हैं। अब यहां पर एक खास बात और भी है कि भैया मैंने मान के चलो जब पेन को ढक्कन खो गए तो मुझे को ढक्कन मिल जाए, मैं जहाँ पे लगा जाऊंगा तो लग जाएगा नाने को जरूरी नाने जही साइज को ढक्कन होगा तो ही लगेगा, नहीं तो ना लग रहा हो। तुम जो सोचो कौन सा ढक्कन लगाया तुम जहाँ पे नहीं आई ना, ऐसे कैसे लग जाएगा? साइज वही होना चाहिए। समझे? इसी प्रकार अगर हम जो सोचे कि विवर्तन की घटना चाहे जैसे है जाएगी, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। विवर्तन की घटना तभी होगी जब यहाँ पर जो प्रकाश डाला है वो और इसकी स्लिट का जो आकार है, स्लिट का जो आकार है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। अगर स्लिट का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का हुआ तो ये घटना होगी, वरना केवल दुर्घटना होगी। नहीं है मेरी बात? समझ में आ रही है मेरी बात? यानी विवर्तन की घटना होने के लिए ये जरूरी है कि स्लिट का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का हो। इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर? विवर्तन की घटना तभी संभव है जब स्लिट का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का हो। क्लियर? अगर स्लिट का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का नहीं हुआ तो फिर ये विवर्तन की घटना नहीं होगी। समझ में आई बात? और किसी ने पूछा विवर्तन की घटना होती क्या है, तो तेज धार वाले किनारों पर या स्लिटों पर प्रकाश का मुड़ना विवर्तन कहलाता है। कहानी क्लियर है? समझ गए? पढ़ लो फटाफट विवर्तन। इसके बाद हमारे सामने अगला प्रश्न है, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताइए।
अंतर के लिए आपको कुछ नहीं करना, व्यतिकरण आपने पढ़ लिया, यंग का प्रयोग पूरा आपने पढ़ लिया, बस भाई को उल्टो कर दो तो अंतर तैयार। क्लियर, समझ गए? तो व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, दोनों सब कुछ मैं ही बोल रहा हूं, तुम लपक लो। व्यतिकरण में हमने पढ़ा था जब दो लगभग समान आयाम एवं समान आवृत्ति की तरंगें एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित की जाती है, कुछ बिंदु और प्रकाश की नहीं है मेरी बात समझ गए? कुछ बिंदु और प्रकाश की तीव्रता अधिकतम, कुछ बिंदु और प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और विवर्तन की घटना स्लिटों पर या तेज धार वाले किनारों पर प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं व्यतिकरण में। व्यतिकरण में हमें सभी दीप्त फिरिंजों पर प्रकाश की तीव्रता समान प्राप्त होती है। विवर्तन में सभी दीप्त फिरिंजों पर प्रकाश की तीव्रता समान नहीं होती, धीरे धीरे करके कम होती जाती है। क्लियर? व्यतिकरण की घटना में सभी अदीप्त फिरिंजों पर प्रकाश की तीव्रता समान होती है। विवर्तन में सभी अदीप्त फिरिंजों पर प्रकाश की तीव्रता या तो बोल दो शून्य होती है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर धीरे धीरे नहीं बढ़ती जाती है। अदीप्त फिरिंजों पर प्रकाश की तीव्रता मैंने क्या बोला? अदीप्त फिरिंजें कम अदीप्त हो जाती हैं, ऐसा बोला। इसको ऐसे समझो, तुमको ये बात हजम नहीं हो रही होगी एकदम से। को करुआ है, करुआ है, वो पाउडर लगा ले तो वो कम अदीप्त हो जाएगा या ज्यादा अदीप्त हो जाएगा? कम अदीप्त हो जाए। अदीप्त यानी करुआ, कम करुआ। पाउडर लगा दो तो कम करुआ, यानी कम अदीप्त हो गया। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, को पहले से ही करुआ है, फिर और कार हो जाए तो वो अदीप्तता उसकी बढ़ गई, और अदीप्त पाउडर लगा दो तो कम है गई, है ना? समझना, मैंने क्या बोला? दीप्त फिरिंजों की तीव्रता कम हो जाती है, वो तो तुम आज समझ गए। दीप्त फिरिंज की तीव्रता कम हो गई तो वो तीव्रता कितों न कितों तो गई, कहाँ गई? अदीप्त की तरफ। तो अदीप्तन में का लगो? पाउडर लगो, तो अदीप्त फिरिंजें कम अदीप्त हो गई या ज्यादा अदीप्त हो गई? कम अदीप्त हो गई। नहीं है मेरी बात समझ? नहीं, यही बात समझ? सीन क्लियर है? टॉपिक से हट गए हम लोग थोड़ा सा, फिर से दोबारा से शुरू से एक एक तो परिभाषा आ जाएगी व्यतिकरण और विवर्तन की। दूसरा, व्यतिकरण फ्रिंजें समान चौड़ाई की होती हैं, विवर्तन फ्रिंजें समान चौड़ाई की नहीं होती हैं। क्लियर? इधर आ जाते हैं। दीप्त फ्रिंजों और अदीप्त फ्रिंजों पर प्रकाश की तीव्रता यहाँ समान होती है व्यतिकरण में। यहाँ दीप्त फ्रिंजों पर प्रकाश की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। क्लियर? और अदीप्त फ्रिंजों पर प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाती है? अदीप्त फ्रिंजें कम अदीप्त हो जाएंगी या ज्यादा अदीप्त हो जाएंगी? कम अदीप्त। नहीं है बस। सीन क्लियर है? कोई दिक्कत? कहानी समझ में आ रही है? पढ़ लो, आप समझ जाओगे व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। इसके बाद हमारे को अगला प्रश्न दिया है, व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है, क्यों? तो भैया आपको याद है जब संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में बताया था, व्यतिकरण की घटना में वे बिंदु जहां प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है वहां विनाशी व्यतिकरण होता है। तो विनाशी व्यतिकरण में प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम हुई थी, तो न्यूनतम हुई थी तो तभी तो न्यूनतम हुई होगी जब वहां से कहीं ना कहीं गई होगी। वो गई कहां की तरफ? संपोषी की तरफ, दीप्त की तरफ। सही बोल रहा हूं ना? तो वहां पर क्या हुआ? केवल ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ऊर्जा नष्ट तो नहीं होती है। लड्डू नष्ट तो नहीं हुए थे, याद आ रहा है वो उदाहरण, है ना? लड्डू नष्ट तो नहीं हुए थे, मैं बराबर बांटना चाह रहा था, पर वो किसी बच्चे ने ऑब्जेक्शन कर दिया कि हम तो पिछले साल से ही आ रहे हैं। समझ में आ रही है मेरी कहानी? है ना? तो इस वजह से हाँ समोसे, तो मैंने फिर क्या किया? उसका पुनर्वितरण किया, जिसकी वजह से कुछ पे ज्यादा पहुंच गए, कुछ पे कम पहुंच गए, लेकिन नष्ट तो नहीं हुए ना समोसे। समोसे तो पूरे जेले तुमने। नहीं है मेरी बात समझ? सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ रही है मेरी? तो व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित रहती है, तो इसमें आप चाहो तो वो वाला आंसर भी लिख सकते हो जो आपने पढ़ा है, ये वाला लिख दो एक लाइन का। समझ गया ना मेरी बात को? काहुए को परेशानी, पढ़ो फटाफट करो धप्पा। और इसके बाद वाला भी पढ़ लो, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं ये भी पढ़ लो। और इसके बाद वाला है प्रकाश के विवर्तन की घटना को कब देखा जा सकता है, ये सब पढ़ लो। सब है का खा खा तीनों है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिसन एवरीवन, कोई जैसे पूछे प्रकाश का व्यतिकरण आपने पढ़ा, प्रकाश का विवर्तन आपने पढ़ा, तो इन घटनाओं से किस बात का बोध होता है, किस बात का ज्ञान होता है? तो इस बात से इस बात का ज्ञान होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। यानी व्यतिकरण और विवर्तन की घटनाएं इस बात को बताती हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। क्योंकि अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी कहानियां बताई थी। किसी ने बोला प्रकाश कणों के रूप में चलता है, किसने बोला प्रकाश कणों के रूप में चलता है? न्यूटन। फिर आएगा नायवेन्य की तरंगों के रूप में चलता है। तो व्यतिकरण और विवर्तन की जो घटनाएं हैं वो इस बात को बताती हैं कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। क्या के रूप में चलता है? तरंगों के रूप में। कहानी समझ में आ रही है?
इसके बाद अब हम लोग अगली बात पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, मेलस का नियम लिखिए। किसका नियम लिखिए? मेटस नहीं, मेलस। मेलस कहाँ चले जाते, मेलस का नियम लिखिए। तो मेलस का नियम हम लोग समझते हैं। मेलस का नियम क्या होता है ये बैठे हैं, चलो ठीक है। मेलस का नियम आइए देखिए। क्यों? वह तल जिसमें विद्युत क्षेत्र के कंपन उपस्थित होते हैं तथा तरंग संचरण की दिशा से होकर गुजरता है, शाबाश, मैं मर जाऊं कसम से, कंपन तल कहलाता है। अच्छा, ये मैंने ये क्या बनाया है, बबुआ, पोलोराइड मान लो, ये टूरमेलिन क्रिस्टल मान लो, जो मन पर है ते मानो, जो मन पर है ते मानो। ये क्या है? हर पोलोराइड की अपनी एक दिशा होती है, उसमें क्रिस्टल बिछाए जाते हैं जिनकी प्रकाशिक कक्ष एक दूसरे के समांतर है। बोलो भैया, तो इसको क्या बोलते हैं? इसके ध्रुवण की दिशा है। ये है नहीं है? कैसा प्रकाश है? ध्रुवित प्रकाश है। ये ध्रुवित प्रकाश बोल दो, चाहे समतल ध्रुवित प्रकाश बोल दो। ये क्या दिखाए गए हैं? कंपन। और ये क्या दिखाने की कोशिश की गई है, समझो जरा। शाबाश, मैं मर जाऊं कसम से, कंपन तल। ये कंपन तल है और ये ध्रुवण की दिशा है। क्या नजारा होगा, यहाँ से प्रकाश निकल जाएगा, ये वाला निकल जाएगा, समझ गए? लेकिन ये मानो तुम, जब मानो, जब बात है मेरी, ये मान लियो तुम, जाइए थोड़ी देर के लिए कंपन तल मान लो और जा में कंपन बने हुए हैं ऐसे, जीवा नजारा हो, ठीक है? अगर ये कंपन तल ऐसे हो तो और ये ऐसे ही हो तो ऐसी स्थिति में ये निकल जाते का नहीं निकल पाती। ऐसे ही तो मैंने तुम्हें पढ़ा हुआ है, अभी तक मैंने तुम्हें पढ़ा हुआ, तुम भाई साहब तो बड़ा बढ़िया बोल रहे हो। तुमने जो कही, अगर ये कंपन तल ध्रुवण तल से थीटा डिग्री के कोण पे होता तो क्या यहाँ पे प्रकाश निकल पाता? नहीं निकल पाता ना, नहीं निकल पाता। यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता कितनी होती? 0। ऐसा आपको पढ़ाया गया है और ऐसा ही मैंने आपको बताया है। लेकिन मेलस ने कुछ और कहा। मेलस ने कुछ और कहा। मेलस ने कहा यदि कंपन तल ऐसे है, समझ गए ना, ऐसे कंपन तल ध्रुवण की दिशा से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो ऐसी स्थिति में निर्गत प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो होती है I0 cos स्क्वायर थीटा। नहीं यही बात है, उसके हिसाब से फिर वो 0 नहीं था, तीव्रता कम हो जाएगी, लेकिन उसकी तीव्रता इस सूत्र के अकॉर्डिंग बदलेगी। कहानी समझ में आ रही है? यहाँ I0 क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है, क्लियर? और थीटा क्या है? कंपन तल और ध्रुवण की दिशा के बीच का कोण। नहीं यही बात समझ? सीन क्लियर है सभी को? समझ गए आप लोग मेरी बात को? पढ़ लो, मेलस का नियम हो गया। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।